नमस्कार, सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी सरकार अयोध्या में बनवाएगी औद्योगिक विकास पथ। 11,000 करोड़ से अयोध्या में ये औद्योगिक विकास पथ बनेगा, जहां पर्यटन के साथ साथ औद्योगिक सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अयोध्या के विकास के लिए ये एक बड़ी योजना, अयोध्या में औद्योगिक विकास पथ बनाया जाएगा। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनुभव, बताएं कि इस औद्योगिक विकास पथ का क्या उद्देश्य होगा, कैसे काम करेगा? देखिए, अयोध्या को किस तरीके से विकसित किया जा रहा है, खासतौर से धार्मिक नजरिए से भी देखिए, और कहीं न कहीं कोशिश यही है कि पूरी दुनिया में इसे हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाए। ये सरकार की तैयारी है, योगी सरकार की। लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी तैयारी है कि अयोध्या को जो औद्योगिक विकास हो, उस नक्शे में भी इसको शामिल किया जाए। इसीलिए अब ये तय किया गया है कि वहाँ पर एक औद्योगिक विकास पथ बनेगा, यानी वहाँ पर भी हम चाहें कि जो उद्योग है उनको लगाया जाए, इन्वेस्टर वहाँ पर आए, निवेश करे। इसके लिए तमाम सारे निवेशकों को वहाँ आमंत्रित किया जाएगा। 11,000 करोड़ की लागत से ये जो औद्योगिक विकास पथ है वो वहाँ पर बनाया जाएगा। और अलग अलग तरीके से अगर हम कहें, चाहे हम रिफाइनरी की बात कर ले, या फिर हम खाद्य प्रसंस्करण की बात कर ले, या फिर अन्य और उद्योग जो है उनकी बात कर ले, तो उसके लिए विशेष क्लस्टर वहाँ बनाए जाएंगे। ठीक, अनुभव, शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब बात यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। इन उपचुनावों से जुड़ी एक बड़ी खबर, आज भाजपा कर सकती है अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मैनपुरी, खतौली और रामपुर सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। मैनपुरी उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। 18 नवंबर को रामपुर उपचुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं रामपुर उपचुनाव के लिए अभी उम्मीदवार तय करना बाकी है। इसके अलावा खतौली सीट से गठबंधन के तहत आरएलडी चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर भाजपा ने भी इन तीनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। हालांकि माना यह जा रहा है कि शनिवार को लखनऊ में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है और आज संभावना है कि नामों का ऐलान किया जा सकता है। और चलिए, ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी देंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अविनाश, बताएं कि नामों का ऐलान कितनी जल्दी आज हो सकता है? जो लखनऊ में नाम तय किए गए हैं दिल्ली में भेजे जाएंगे और वहां से फाइनल मोहर लगकर आएगी, क्या है इसके बारे में अपडेट? जी बिल्कुल अनु, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है और खतौली और रामपुर में अगर बात करें तो विधानसभा का उपचुनाव होना है, जो प्रदेश की कोर कमेटी है उसने अपनी ओर से नाम भेज दिया है केंद्रीय आलाकमान को, जिस पर कल मंथन हुआ है। यानी कि जो नाम भेजे गए हैं प्रदेश कोर कमेटी की ओर से छटनी करके कि कौन से प्रत्याशी वहां पे हो सकते हैं, तो उनके नामों पर कल केंद्रीय आलाकमान ने मंथन किया है। आज पूरी तरीके से संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो रामपुर में 3 प्रत्याशियों के नाम आए, वहीं अगर बात करें तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम आए और खतौली में भी 2 प्रत्याशियों के नाम आए हैं, जिन पर केंद्रीय आलाकमान ने मंथन किया है। और आज पूरी संभावना है कि अपने जो उपचुनाव हो रहे हैं अपने प्रत्याशियों का बीजेपी ऐलान कर देगी, जिसके बाद कल या परसों जाकर जो तमाम सारे प्रत्याशी घोषित होंगे वो अपना अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 17 तारीख अंतिम तिथि है खतौली के लिए और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए, वहीं रामपुर के लिए अगर बात करें तो 18 तारीख अंतिम तिथि है। लेकिन सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज कर देगी भारतीय जनता पार्टी। अब देखने वाली बात ये सबसे महत्वपूर्ण होगी कि जिस तरीके से रामपुर में अगर बात करें तो बीजेपी ये इस वक्त ये तैयारी कर रही है कि इस बार पूरी तरीके से उस सीट को जीतना है। तो क्या रामपुर सीट में ऐसा कोई प्रत्याशी उतरता है जो आजम खान के किले को ध्वस्त करते हुए वाकई में वहां से बीजेपी का जो परचम वो फहरा सके, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। ठीक, अविनाश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, आज सैफई पहुंच रहे हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर मीडिया से वे बात कर सकते हैं। शिवपाल यादव बीते 2 दिनों से लखनऊ में ही मौजूद रहे हैं, जहां डिंपल यादव के नामांकन में वे शामिल नहीं हुए थे। अखिलेश यादव और डिंपल यादव सैफई में ही हैं। दरअसल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव के परिवार में एकजुटता के दावों पर खुद शिवपाल ने सवाल खड़े किए।
सोमवार को नामांकन से पहले सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि शिवपाल यादव से पूछकर ही प्रत्याशी का नाम तय हुआ है, लेकिन अभी शिवपाल यादव की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज सैफई पहुंचकर शिवपाल यादव मीडिया से इस बारे में बात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिवपाल यादव क्या आज मीडिया से रूबरू होते हैं, क्या वे डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। इससे पहले भी ये सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, अब इंतजार उसी का है। और चलिए ज्यादा जानकारी हमारे दो संवाददाता देंगे। सैफई से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारिक जुड़ चुके हैं, लखनऊ से संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ बने हैं। सबसे पहले सैफई का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद फारिक, बताएं कि शिवपाल यादव कब तक पहुंचेंगे सैफई और क्या संभावना है आज उनकी मीडिया से रूबरू होने की? जी अनु, बताया जा रहा है कि दोपहर तक शिवपाल सैफई पहुंचेंगे और जो बात है मीडिया से बात करने की, अभी वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि कल उन्हें नामांकन में जाना था, वो नहीं गए। और एक बहुत ही हाईली प्रोफाइल सूत्र ने बताया है, प्रिस्पा के एक बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि जो कल से चर्चा चल रही कि शिवपाल और अखिलेश में जो बात हुई थी, टेलीफोनिक बात हुई थी, उसमें शिवपाल ने दो टूक अखिलेश से कहा था कि आप मैनपुरी से चुनाव लड़ो या फिर हमें लड़ने दो। अगर आप मैनपुरी से लड़ते हो तो नेता विरोधी दल जो पद है वो हमें चाहिए या फिर हमें मैनपुरी से लड़ने दो। तो जाहिर सी बात है शिवपाल ने अपनी जो राजनीतिक विरासत है उसमें हिस्सेदारी की बात अखिलेश के सामने रख दी थी, लेकिन अखिलेश ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधी रखी, जिसके बाद शिवपाल नाराज़ हो गए। और पिछले 2 दिन से जो मीडिया के सामने नहीं आ रहा है वो यही वजह बताई जा रही है कि शिवपाल नाराज़ चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक जो उनकी विरासत है उसमें हिस्सेदारी मांगने की जो बात है, शिवपाल पिछले कई दिनों से, जब नेताजी थे उसके बाद भी, उससे पहले से वो बात कर रहे थे कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। अगर नेताजी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो मैनपुरी का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जसवंत नगर विधानसभा जो जुड़ती है उसका परिसीमन जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब शिवपाल के कहने से ही जसवंत नगर को मैनपुरी से जोड़ा गया था। क्योंकि जसवंत नगर की जो वोटर है 3,90,000 मतदाता है जो फैसला करते हैं मैनपुरी का, उसको सिर्फ मैनपुरी से इसलिए जोड़ा गया था ताकि जो समाजवादी पार्टी का अवैध गढ़ है मैनपुरी, वो परिवार की सीट बने रहे। तो ऐसे में शिवपाल अपने लिए एक जो सुरक्षित जगह देख रहे थे वो मैनपुरी की देख रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी सीट की मांग की थी। और जो विरासत की अगर बात कहें तो वो अपने पुत्र आदित्य के लिए अपनी एक सेफ सीट चाहते हैं, क्योंकि वो जसवंत नगर विधानसभा है। अगर हम शिवपाल मैनपुरी से चुनाव लड़ते हैं और आदित्य को जसवंत नगर की सीट देते हैं तो ये सारी बातें जो हुई थी उसके बाद अखिलेश ने उस पर चर्चा नहीं की, उस पर बात नहीं की, जिससे शिवपाल नाराज़ बताए जा रहे हैं। और आज जब सैफई पहुंचेंगे तो हो सकता है आज या कल वो ज़रूर मीडिया से रूबरू होंगे। जी ठीक है। और अनुभव भी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनुभव, जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि शिवपाल यादव परिवार के साथ मिलकर इस चुनाव में डिंपल यादव का समर्थन करते हैं तो कितनी ताकत समाजवादी पार्टी को मिलेगी, और अगर नहीं करते हैं, अगर वे अलग हो जाते हैं तो कितना नुकसान होगा इस चुनाव में? देखिए, पहले हम इस संभावना पर बात करते हैं कि अगर वो नहीं करते हैं, 2 दिन से आपने देखा वो कहीं नहीं गए, किसी से बात नहीं की, लखनऊ में ही है, पर पार्टी कार्यालय पे भी नहीं गए और अपने आवास पर ही हैं, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो है, इसीलिए तो नामांकन में नहीं पहुंचे, वरना वो नामांकन में जाते नहीं। अब आप देखिए जिस तरीके से जिस दिन डिंपल यादव के नाम की घोषणा हुई, वो उन्नाव में थे, वहाँ पत्रकारों ने पूछा कि भाई डिंपल यादव तो वहाँ कैंडिडेट हैं, आप आशीर्वाद देंगे? उन्होंने कहा देखिए मुझे तो आपसे ही जानकारी मिली है, मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं। अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई बात हुई थी और बात होने के बाद जब उन्होंने कहा तब डिंपल यादव को कैंडिडेट बनाया। तो ये मैनपुरी की बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, हम बार बार ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उससे पहले अगर इस सीट पर कोई गड़बड़ हुई तो समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी क्या मैसेज देगी पूरे प्रदेश में वो सबको पता है। 80 लोकसभा सीटों पर इस परिणाम का असर पड़ेगा, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। और जहाँ तक शिवपाल यादव की बात है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, इटावा से जो जानकारी वो दे रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी बात हुई होगी। और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जब बात कह रहे हैं कि फ़ोन पर बात हुई है तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव ने भी कोई बात कही, और हमारे जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यही बात हुई। जब फ़ोन किया, ये कहा कि डिंपल के नामांकन में आइए, आप भी आइए और सपोर्ट करिए, सबको एक साथ रहना है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तो चाहता था आप वहाँ चुनाव लड़े, अखिलेश यादव वहाँ लड़े,
मैनपुरी में, और अगर यहाँ पर कोई दिक्कत थी तो हम लीडर ऑफ अपोजिशन का पद हमें दे देते और आप वहाँ पर मैनपुरी में बाई इलेक्शन लड़ जाते। तो इस पर पहले भी शायद कभी बात हुई होगी परिवार में, क्योंकि तमाम बार हमने देखा सब लोग साथ में थे, पर जब आखिरी वक्त में आप देखिए कैंडिडेट डिम्पल यादव को बना दिया, उसके बाद ही तो नाराजगी बढ़ गई। हाँ, एक और चीज़ है कि ज़रूर उन्होंने ये भी कहा होगा कि भाई अगर हम लड़ते हैं तो हमारी सीट खाली होगी, हमारे बेटे आदित्य को वहाँ पर लड़ाया जाए, पर जब दोनों कंडीशन नहीं मानी गई उसके बाद उन्होंने यही तय किया कि वो ना नामांकन में जाएंगे ना कहीं जाएंगे, लखनऊ में ही रहेंगे। बिल्कुल, और देखना होगा कि आज क्या होता है, क्या इस पर फैसला उनका साफ नजर आता है या नहीं। आप दोनों इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया मोहम्मद फारिक, आपका भी और अनुभव आपका भी। बढ़ेंगे आगे। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा नेता आजम खां आज अपनी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। आज शाम 6 बजे होने वाली बैठक में रामपुर नगर सहित जिले भर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक को सपा नेता आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद आजम खां उपचुनाव को लेकर रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। ये भी संभव है कि उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर किसी नाम पर बैठक में चर्चा हो। दरअसल रामपुर विधानसभा सीट को आजम खां के गढ़ के रूप में जाना जाता है। वे इस सीट से 10 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। नफरती भाषण के एक मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद आजम खां की विधायकी रद्द हो गई और इसके बाद इस सीट पर अब उपचुनाव का ऐलान हुआ है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 11 नवंबर से चल रही है और देखना होगा कि क्या आज आजम खां इस पर कोई ऐलान करते हैं नहीं। एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के साथ वे बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी सीधा ले लेते हैं रामपुर से ही हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उबैदुर, बताएं कि क्या संभावना जताई जा रही है आज के दिन को लेकर, क्या ऐलान हो सकता है रामपुर के कैंडिडेट का? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान होगा उसके फौरन बाद, यानी कि माना यह जा रहा है कि दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और उसके बाद फौरन शाम को जो है आजम खान ने पार्टी कार्यालय पर मीटिंग बुलाई है कार्यकर्ताओं की। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान हो जाता है आज, तो आज इसी शाम की मीटिंग में जो है वो आजम खान अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा कर सकते हैं। ज़्यादातर संभावना वो ये मानी जा रही है कि रामपुर शहर विधानसभा सीट पर, क्योंकि आजम खान 10 बार खुद विधायक चुने गए हैं, तो इस बार वो अपनी पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा को प्रत्याशी बना सकते हैं, क्योंकि एक बार वो भी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं और क्योंकि लोकसभा उपचुनाव का नतीजा जो है समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा था, परिवार का कोई व्यक्ति जो है प्रत्याशी नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर रखा है कि चाहे रामपुर हो या मैनपुरी, इस उपचुनाव में कमल खिलना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा सतर्क है और एक तरफ अखिलेश यादव ने जहां डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है अपनी पत्नी को, दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि आजम खान भी अपनी पत्नी को इस चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन एक खतरा ये है कि तज़ीन फातिमा पर भी बहुत सारे केस हैं, लगभग 40 केस उनके खिलाफ भी चल रहे हैं, ऐसे में रिस्क है। तो इसलिए दूसरे प्रत्याशी पर भी आजम खान विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन जो मजबूत दावेदारी मानी जा रही है वो डॉक्टर तज़ीन फातिमा की ही मानी जा रही है। तो अभी देखना ये होगा कि आज की मीटिंग में कार्यकर्ताओं के साथ आजम खान जो सलाह और मशवरा करेंगे उसके बाद क्या ऐलान करते हैं। बिल्कुल उबैदुर, आप इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोरखपुर से एक खबर मिल रही है जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। पिता और 2 बेटियों ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर दी। शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले की यह घटना है। घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस, घटना की जांच शुरू कर दी गई है। गोरखपुर से ये दिल दहला देने वाली खबर जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। पिता और 2 बेटियों ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर दी। शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले की ये घटना है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है। नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नीरज, की अभी तक वजह साफ हो पाई है? जी बिल्कुल, बता दें अभी तुरंत पहले की ये सूचना है और इसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पिता और 2 पुत्रियों ने फांसी के फंदे से लटककर सुसाइड किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस जांच में जुटी है और अभी सारे तथ्य निकलकर सामने नहीं आया है। और सबसे बात यह कि सबसे पहले देखना होगा कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है कि नहीं बरामद हुआ है। और अब अधिकारी अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये बेचारा घटना आज सुबह। बिल्कुल ठीक नीरज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।
ये खबर है गोरखपुर से, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले में सुबह जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, लोगों में दहशत मच गई, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोगों ने आकर खुदकुशी क्यों की है, ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। क्या कोई सुसाइड नोट बरामद होता है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। बढ़ेंगे आगे, खबर कानपुर से। कानपुर के नौबस्ता में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। यहां वाई ब्लॉक चामुंडा पार्क के पास बंदरों ने पीएनजी गैस पाइपलाइन को ही तोड़ दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गैस रिसाव तेजी से होने लगा, जिसके चलते दहशत में लोग घरों को छोड़कर भागने लगे। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस ने मशक्कत के बाद लीकेज पर काबू पाया, लेकिन बंदरों के आतंक से यहां के लोग खासा परेशान हैं। कानपुर के नौबस्ता का ये मामला है, जहां वाई ब्लॉक चामुंडा पार्क के पास बंदरों ने पीएनजी गैस पाइपलाइन को ही तोड़ दिया। घर के पास करीब 5 मकान छोड़कर ये पीएनजी की गैस की पाइपलाइन गई हुई है। यहाँ से वहाँ तक बंदरों का एक झुंड, पूरा 100 से 200 बंदर करीब यहाँ झुंड रोज आता है। आज भी यहाँ काफ़ी बंदर पीछे बैठे हुए हैं। बंदरों ने इसको हिला दिया पूरा। ये पाइपलाइन टूट गई। टूटने से गैस रिसाव हुआ, बहुत तेज आवाज के साथ गैस रिसाव हो रहा था। और अब प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको दे दें। मुख्तार के साले शर्जिल की ईडी रिमांड आज खत्म होगी, जहां शर्जिल रजा को आज कोर्ट में ईडी की टीम पेश कर सकती है। शर्जिल की ईडी रिमांड बढ़ाने के लिए ईडी की तरफ से मांग रखी जा सकती है। कोर्ट में पेश करने से पहले शर्जिल का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। शर्जिल की 1 हफ्ते और रिमांड मांगी जा सकती है ईडी की टीम के द्वारा। तो आज रिमांड खत्म हो रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभावना है कि ईडी एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग रखेगी। 1 हफ्ता और रिमांड की मांग ईडी कर सकती है। कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। शर्जिल की 1 हफ्ते और रिमांड की मांग ईडी कर सकती है आज। उधर गुजरात चुनाव में उत्तर भारतीयों को साधने में जुटी यूपी भाजपा की टीम, जहां यूपी भाजपा का 162 सदस्यों का दल चुनाव प्रचार में जुटा है। सीएम योगी जल्द ही गुजरात चुनाव में रैलियां करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जेपीएस राठौर और दया शंकर सिंह भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इससे पहले जहां हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कई दौरे किए, कई जनसभाओं को संबोधित किया, और अब गुजरात में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे होंगे। गुजरात चुनाव में उत्तर भारतीयों को साधने के लिए यूपी भाजपा की टीम तैयारी कर रही है। 162 सदस्यों का दल है जो चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। सीएम योगी भी जल्द ही गुजरात का दौरा कर सकते हैं। वे भी जल्द ही यहां रैलियों को संबोधित करेंगे। और आज सोनभद्र बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सोनभद्र में आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा वे सौंपेंगे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी सेवा कुंज आश्रम के बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ के आश्रम में लगभग 2 घंटे तक मौजूद रहेंगे। आश्रम में सीएम कुल 2 घंटे 25 मिनट तक रुकेंगे। इस दौरान वे दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। वनाधिकार कानून के तहत चिन्हित आदिवासियों को जमीन पट्टा भी दिया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक आश्रम के लोगों के साथ समय वे गुजारेंगे। जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं, जहां सोनभद्र में आदिवासियों को वे वन भूमि का पट्टा सौंपेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। आदिवासियों को संबोधित यहां सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि सेवा कुंज आश्रम में ये जो कार्यक्रम है उसे आयोजित किया जा रहा है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को इस दौरान सम्मानित भी किया जाएगा। आदिवासियों को वन भूमि पर अधिकार प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। उन्हें अधिकार मिलेगा वन भूमि पर, जो एक लंबी लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई है। आज ससम्मान उन्हें इसके प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि कैसी तैयारियां भी वहां की गई इस बाबत, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का जोर शोर से स्वागत किया जाएगा इस समाज के द्वारा, जहां आज इन्हें प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री खुद सौंपेंगे। राज्यपाल भी यहां मौजूद रहेंगी आनंदीबेन पटेल। आदिवासी समाज के लिए आज ये खास मौका है। सोनभद्र के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।